जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आपका बिहार दरोगा के लिए, उसका टेस्ट नंबर यहाँ पे 59 है, जो कि आपका फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया था। ये आपका क्वेश्चन बैंक का था। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके जितने भी PDF है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी उपभाषा की किस बोली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए यहाँ पे हिंदी उपभाषा की बातें किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं। पहला ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे पूर्वी हिंदी, तीसरा यहाँ पे बिहारी हिंदी हो जाएगा, चौथा राजस्थानी, और पांचवा यहाँ पे पहाड़ी हिंदी हो जाएगा। तो ये जो आपका बिहारी हिंदी है ना, इसकी 3 बोली, एक आपका मगही हो जाएगा, दूसरा मैथिली, और तीसरा आपका भोजपुरी हो जाएगा। तो ये जो आपका मैथिली है ना, इसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा को। बात अगर हम लोग भाषा की करते हैं तो भाषा से ध्यान रखिएगा कि आपका जो 8वीं अनुसूची है ना, यहाँ पे टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ मूल रूप से टोटल 14 ही यहाँ पे भाषाएं थी, लेकिन यहाँ पे 3 बार संविधान संशोधन किया जाता है। पहला ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया जाता है, जहाँ पे सिंधी भाषा को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। दूसरा ध्यान रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992, जहाँ पे नमक ध्यान रखिएगा दोस्तों, न से आपका नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी, और के से आपका कोकनी हो जाएगा। तीसरा संविधान संशोधन आपका होता है 52वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा जो है यहाँ पे 4 लैंग्वेज को जोड़े गए थे। पहला यहाँ पे बोडो, दूसरा डोंगरी, तीसरा यहाँ पे संथाली, और चौथा यहाँ पे मैथिली। तो ये जो मैथिली भाषा है ना, इसको आपका तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तभी इसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हमारी जो राज्य भाषा है ना, वो हिंदी है, जिसकी लिपि यहाँ पे देवनागरी हो जाएगी। इसको संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग अपने यहाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पे 10 जनवरी अगर पूछा जाएगा तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके वरीयता क्रम के अनुसार सजाइए। यहाँ पे देखिए पदाधिकारी का वरीयता क्रम पूछा गया है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तीसरा पे यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चौथा पे आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, पांचवा पे आपके उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका छठा पे यहाँ पे स्पीकर हो जाएगा। तो ये आप लोग वरीयता क्रम भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका वर्णन आपका हो जाता है आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति का ध्यान रखिएगा आर्टिकल 63 हो जाएगा, वहीं पे प्रधानमंत्री का हो जाएगा आर्टिकल 75, और स्पीकर का जो वर्णन है ना, वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 93। तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। और स्पीकर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धन विधेयक जो होता है ना, वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करने का जो अधिकार होता है ना, वो आपका स्पीकर के पास होता है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसकी जो अध्यक्षता है ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, वहाँ पे स्पीकर ही करते हैं। तो स्पीकर से संबंधित 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में नर्मदा संकीर्ण की घाटी है। यहाँ पे नर्मदा संकीर्ण की घाटी पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका भारत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी, और इसी के नीचे यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। जस्ट इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगा, और इसके नीचे जो है ये आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नर्मदा जो है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका विंध्य और ये सतपुरा के बीच में नर्मदा बहती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती जो है वो किन पर्वत श्रेणी के नीचे बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सतपुरा है ना, सतपुरा के ऊपर में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और इसके जो नीचे है ना, यहाँ पे आपके ताप्ती नदी बहती है। तो ये दोनों जो है आपको ध्यान रखना है। और भारत को 2 भागों में बांटने वाली कोई पर्वत श्रेणी है तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलास्का के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अलास्का के पठार के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक पठार जिसे हम लोग ब्रुक्स रेंज के नाम से जानते हैं, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अलास्का का रेंज देखने को मिलता है। इसी के बीच का जो घाटी है ना, इसको हम लोग यूकान घाटी के नाम से जानते हैं, और इसी घाटी में आपको यूकान का पठार देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अलास्का का पठार के नाम से भी जानते हैं। और
इसके नीचे जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दरोगा या फिर बिहार मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉकी पर्वत जो है वो किस महाद्वीप पे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। वहीं पे अगर एंडीज पर्वत पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूकान का पठार। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पेशियन पर्वत श्रेणी कहाँ पे अवस्थित है। देखिए अल्पेशियन पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पे आपका जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे आपको अल्पेशियन की पर्वत श्रेणियाँ में देखने को मिलती है। और बीच में यहाँ पे आपको देखने का मिलता है प्रेरी घास का मैदान, जो कि आपको उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे जितने भी रंग बिरंगा जितने भी पहाड़ी होते हैं ना, वो सारे के सारे इसी पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन को किस वर्ष क्रियान्वित किया गया था। देखिए यहाँ पे रामसर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पेसियन सागर के तट पे एक सम्मेलन किया जाता है। और ये सम्मेलन आपका किया जाता है वेटलैंड, ये जो आपका आर्द्र भूमि होता है ना, उसको किस तरीके से हम लोग कंजर्व करें, उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करें, इसके लिए ये सम्मेलन को बुलाया गया था। ये सम्मेलन तो आपका 2 फरवरी 1971 को होता है, लेकिन इसको शुरू या फिर इसका क्रियान्वयन कब शुरू होता है तो 1975 में होता है। ध्यान रखिएगा भारत जो है ये इसका सदस्य बनता है 1 फरवरी 1982 को। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 2 फरवरी को किया जाता है ना दोस्तों, इसके कारण 2 फरवरी को प्रत्येक साल यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 2024 और 2025 का थीम ध्यान रखिएगा। बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका आर्द्र भूमि का थीम, तो दोनों का थीम ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 2024 पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका थीम हो जाएगा। और 2025 का थीम आपका हो जाएगा कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, ठीक है। वैसे आर्द्र भूमि से ध्यान रखिएगा कि भारत में टोटल जो है ना वो 89 रामसर साइट है। तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए बोला गया है। पहला है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है ना ये आपको लेह से मनाली को जोड़ती है। दूसरा पीर पंजाल हो जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा ये आपका हो जाएगा मनाली से लेह को जोड़ती है ये। और तुजू दर्रा जो कि आपका मणिपुर में है, और ये मणिपुर से यहाँ पे आपको म्यांमार को जोड़ती है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरखा घाटी भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ये देखिए आपका मरखा घाटी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका लद्दाख में अवस्थित है। और लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर था ना, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश, पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और लद्दाख से ही ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि हेमिस नेशनल पार्क वो आपका लद्दाख में ही अवस्थित है, जो कि हेम तेंदुआ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दिवसीय त्यौहार दशहरा त्यौहार के लिए कौन सी घाटी जानी जाती है। देखिए 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार है, इसके लिए कुल्लू घाटी जानी जाती है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसी कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी का शोध करते हुए भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। देखिए शांत घाटी की जो खोज है ना वो 1847 में किया गया था रॉबर्ट वेट के द्वारा। यह एक प्रकार के वनस्पति विद थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे शांत घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, तो ये आपका केरला में हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कोई क्षेत्र में है तो ये आपका साइलेंट वैली में ही है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी व उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसको कृष्णागिरी और उच्च एशिया का यहाँ पे रीढ़ कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारत के उत्तर में राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहता है। दूसरा ध्यान रखिएगा ससाइमिन ग्लेशियर, तीसरा हिस्पर, चौथा आपका दियाफो हो जाएगा, 5वां बाल्डेरो। तो ये सारे के सारे जो ग्लेशियर है ना ये हमें काराकोरम रेंज में ही देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है। देखिए हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार का, ये 2030 तक रखा गया है। वैसे 2030 में ही आपका एनीमिया फ्री का भी लक्ष्य रखा गया है और मलेरिया फ्री का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ टीबी अगर मुक्ति का लक्ष्य पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 2025 हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे विकसित भारत का लक्ष्य पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 2047 हो जाएगा। और नेट जीरो का जो लक्ष्य है ना, वो भारत सरकार का 2070 तक है। वहीं पे रेलवे का ये लक्ष्य हो जाएगा 2030 तक। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है नेट जीरो के संदर्भ में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और चंद्रयान जो 4 है ना, इसको लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिहार में टोटल 3 अधिवेशन होते हैं। पहला आपका 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो कि आपका 27वां नंबर का अधिवेशन होता है पटना में। इसकी अध्यक्षता किया गया था आर.सी. मुधोलकर के द्वारा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा आपका 1922 में किया गया था, जस्ट 10 साल के बाद, और ये किया गया था आपका गया में सी.आर. दास के द्वारा। तीसरा ध्यान रखिएगा 1940 में किया गया था रामगढ़, जो कि आपका वर्तमान में झारखंड में, ये आपका 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। देखिए उस समय तो बिहार में आपके झारखंड भी आते थे, तो उस हिसाब से जो है ना, वो बिहार में टोटल 3 यहाँ पे आपके अधिवेशन होते हैं। लेकिन अगर वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए तो 2 ही हो जाएगा। एक आपका 1912 का पटना हो जाएगा, पटना के बांकीपुर, और दूसरा 1922 का आपका गया हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप का नाम क्रमशः क्या रखा गया। देखिए हैवलॉक द्वीप का जो नाम है ना, वो आपका स्वराज रखा गया है। नील द्वीप को हम लोग शहीद द्वीप के नाम से, और जो रास द्वीप है इसको हम लोग सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी द्वीप जो है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएंगे, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया, उस समय मगध का शासक कौन था। देखिए बिंबिसार के द्वारा बस एक ही युद्ध किया जाता है, वो है अंग की राजधानी चंपा। तो उन्होंने अंग को जब आक्रमण किया था, तो उस समय जो अंग के राजा थे ना, ये आपके ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। बाद में अंग को जो है उन्होंने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे बिंबिसार जो थे उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है। देखिए पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन पूछा गया है कि वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन, जिसको हम लोग एबिसिसिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर एबिसिसिक हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ हार्मोन ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे जिब्रेलिन हार्मोन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा तनों में वृद्धि के लिए सहायक होती है। वहीं पे अगर साइटोकाइनिन पूछा जाएगा तो कोशिका विभाजन में हेल्प करती है। एथिलीन पूछा जाएगा तो फलों को ये पकाती है। साथ ही साथ ऑक्सीन हार्मोन पूछा जाएगा तो ये आपका पौधे की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो है ना, वो प्लांट से संबंधित है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। देखिए हिम तेंदुआ के लिए फेमस आपका हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख में अवस्थित है। वैसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो यही आपका हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क भी हो जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से हिम तेंदुआ का भी हाल ही में संरक्षण केंद्र बनाया गया है उत्तराखंड में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु कौन है जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। देखिए ये आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, जिनका जन्म आपका किया गया था 1666 में पटना में इनका जन्म होता है। बाद में इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया जाता है 1699 में, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। सिख गुरु से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था, और इसमें टोटल 10 गुरु थे। पहले तो यहाँ पे गुरु नानक हो जाएंगे और अंतिम आपके गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के कोई गुरु नहीं थे, बल्कि यहाँ पे गुरुवाणी को इन सिखों का कार्य करने के लिए यहाँ पे सौंपा गया था, जो वर्तमान में हमें देखने को भी मिलता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलवास घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए आपका सिलवास घास का मैदान पूछा गया है, जो कि ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे हो जाएगा। तो रंगास्वामी जो कप है ना, इसका संबंध आपका हो जाएगा हॉकी से। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि अजलन शाह कप या फिर आगा खां का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका संबंध भी आपका हॉकी से हो जाएगा, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बातें किया गया है, ये आपको दिया गया था जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि आपको यहाँ पे इनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। दूसरा गुलजार को दिया गया था उर्दू भाषा के लिए, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। देखिए ओलंपिक से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जो है ना 32वां ओलंपिक का आयोजन आपका किया गया था 2021 में, और ये आपका जापान के टोक्यो में किया गया था। उसके बाद आपका 33वां भी हाल ही में किया गया है 2023 में, जो कि फ्रांस के पेरिस में हुआ है सीन नदी के तट पे। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बिहार बीपीएससी में पूछा गया था कि जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था फ्रांस के पेरिस में, तो वो कौन से नदी पे हुआ था। ध्यान रखिएगा ये सीन नदी पे हुआ था। तीसरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका 34वां हो जाएगा, जो कि आपका 2028 में किया जाएगा लॉस एंजल्स में और यूएसए में। उसके बाद 35वां आपका किया जाएगा यहाँ पे 2032 में, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। उसके बाद 36वां ध्यान रखिएगा, ये आपका 2036 में किया जाएगा, और यहाँ पे नेतृत्व जो है ना वो बोल रहा है कि भारत हम करेंगे, तो आप लोग भारतीय संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 32वां पूछा गया है ना, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे ओलंपिक का जो आधुनिक आयोजन है ना, ये आपका एथेंस में किया गया था, तो हर एक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीना के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। देखिए जब भी आपातकाल की घोषणा होती है ना, तो उसको पारित करवाया जाता है संसद के दोनों सदनों से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बात अगर हम लोग आपातकाल की करते हैं, तो आपातकाल का जो प्रावधान है ना, ये हमने जर्मनी से लिया है। भाग 18 के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला तो आपका आर्टिकल 352 हो जाएगा, जहाँ पे आपका राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। दूसरा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 356, जो कि राष्ट्रपति शासन वाला आपात है। ये जो होता है ना, वो राज्यों में लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल यहाँ पे कहते हैं राष्ट्रपति को कि आइए आके आप लोग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगा दीजिए। उस परिस्थिति में क्या होता है कि विधानमंडल के जो भी कार्य होते हैं ना, उस सब का जो नेतृत्व है ना, वो संसद के पास चला जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा आर्टिकल 60 के तहत जो है ये वित्त आपातकाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो आप लोग ये भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को कब और किसने खोजा था। ध्यान रखिएगा ये जो अशोक के शिलालेख है ना, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसले के द्वारा सबसे पहली बार पढ़ा गया था, तो ये आपका ब्राह्मणी लिपि में था, इसलिए इनको जो है ना वो ब्राह्मणी लिपि का जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग अशोक के शिलालेख की करते हैं, तो ये इनको ग्रीक अरमाइक, जो कि आपका अफगानिस्तान वाला एरिया में देखने को मिलता है। तीसरा खरोष्टी, जो कि आपका उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है, और आपका चौथा आपका हो जाएगा ब्राह्मणी, जो कि शेष भारत में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किस आपके भाषा में देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे 1837 में जेम्स प्रिंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लोक लेखा जो समिति है ना, इसी को हम लोग छोटा लोकसभा के रूप में जानते हैं। और लोक लेखा समिति से ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जहाँ से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से यहाँ पे 8 होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य निधि सम्मेलन 2025 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य निधि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था आपका नीति आयोग के द्वारा, और इसमें प्रथम स्थान पे आपका उड़ीसा आता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात अगर हम लोग नीति आयोग की करते हैं, तो नीति आयोग से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना किया गया था, सबसे पहले आपका योजना आयोग का स्थापना किया गया था 1950 में। बाद में इसी योजना आयोग को नाम बदल के जो है ना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, जिसका हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका जो हेड होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष यहाँ पे सुमन बेरी हो जाएंगे, और इसके वर्तमान में सीईओ पूछा जाएगा तो यहाँ पे सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब और किसके साथ की गई थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, टोटल यहाँ पे 4 होता है। पहला ध्यान रखिएगा 1767 से लेके 69 के बीच में होता है। यहाँ पे आपका जब होता है ना, तो यहाँ पे हैदर अली काफ़ी बुरी तरीके से अंग्रेजों को ये पराजित कर देते हैं। दूसरा आपका होता है 1780 से लेकर 1784 के बीच में। तीसरा ध्यान रखिएगा 1790 से 92 के बीच में होता है, और इसी युद्ध के बाद जो है ना श्रीरंगपट्टनम की संधि किया जाता है, जो कि आपका अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में होता है 1792 में, तो आप लोग ये ध्यान
ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से जो है ना यहाँ पे कार्नवालिस होते हैं और यहाँ पे टिप्पू सुल्तान होते हैं। तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है और बाद में आपका चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, यहाँ पे टिप्पू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मार दिया जाता है और बाद में मैसूर को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्राधिकार था ना ब्रिटिश का, वहाँ पे इसको मिला लिया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो पहला यहाँ पे लंदन सम्मेलन हो जाएगा। देखिए लंदन में बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, तो जैसे कि अगर लंदन सम्मेलन पूछा जाएगा तो यहाँ पे 1965 में हो जाएगा। वहीं पे नौसेना का सम्मेलन पूछा जाएगा तो 1933 हो जाएगा और आर्थिक सम्मेलन पूछा जाएगा तो यहाँ पे 1946 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नैरोबी घोषणा पत्र, तो ये आपका 1997, देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। नैरोबी जो घोषणा पत्र था ना ये आपका किया गया था 1972 में, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हेलेंस्की सम्मेलन जो कि 1975 में किया गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, और अगर सुमेलित है पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्रावर्तन जो नियम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो है यहाँ पे आती है और यहाँ पे जो सरफेस के पास टकरा के ये वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे जो आपतन और जो परावर्तन कोण होता है ये दोनों का मान यहाँ पे बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पे अवस्थित है। यहाँ पे देखिए हम्बोल्ट की जलधारा, जिसको हम लोग पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, और यह यूएसए के पश्चिमी तट पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा किसे दी जाती है। देखिए पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति होती है ना, इसकी जो सिफारिश है वो राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है राज्यपाल को। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे पंचायत में जो वित्तीय व्यवस्था है ना, इसका वर्णन आपका किया गया आर्टिकल 243 के आई में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पंचायतों के लिए जो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और कौन से आपके इसको अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, इसमें टोटल कितने विषय हैं। उसी अनुसार से नगर पालिका के लिए भी कौन सा संविधान संशोधन होता है, उसको कौन सी अनुसूची में डाल दिया जाता है और वर्तमान में उसमें टोटल कितने विषय हैं। तो दोनों का दोनों आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटिंग द ट्रिटी का आयोजन कब और कहाँ पे किया गया। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका 26 जनवरी जो होता है ना, तो इसके समापन समारोह के अवसर पे 29 जनवरी को ये आपका समारोह किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका ऐबक के द्वारा किया गया था और इसी के प्रवेश द्वार को हम लोग अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमारत अकबर द्वारा निर्मित है। देखिए अकबर के द्वारा निर्मित इमारत पूछा गया है, तो यहाँ पे खास महल तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। पंचमहल भी आपका पंचमहल आपका अकबर ने बनाया था। आगरा का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे दीवाने जो आम था ना, ये भी आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो अकबर के द्वारा पूछा गया है तो पंचमहल और आगरा का किला हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल कालीन साहित्य पुरस्कार तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे मुगल कालीन कोई बुक है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। वहीं पे हुमायूं नामा यहाँ पे फारसी था, अकबरनामा भी फारसी और शाहजहां नामा भी फारसी और तुजुके जहांगीर, जिसको हम लोग जहांगीर नामा कहते हैं, ये भी आपका फारसी लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तुर्की भाषा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबरनामा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया था, ये इनकी आत्मकथा थी। वहीं पर अगर हुमायूं नामा पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। वहीं पे अकबरनामा ध्यान रखिएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। शाहजहांनामा इनायत का और यहाँ पे तुजुके जहांगीर, जिसको हम लोग जहांगीर नामा कहते हैं, ये भी आपका जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। ये भी इनकी आत्मकथा थी। तो इसमें आपका बाबरनामा और जो जहांगीर नामा है ना, ये दोनों का दोनों आपका आत्मकथा हो जाएगा। बाकी जितनी भी है ना, सभी की सभी यहाँ पे जीवनी हो जाएगी। देखिए जो भी जीते जी लिखा जाता है ना, उसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं और मरने के बाद जो लिखा जाता है उसे हम लोग जीवनी कहते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया तथा यह कब और किसके द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे मैग्ना कार्टा के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 1717 के फर्रुखासियत के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसको हम लोग शाही फरमान के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे फर्रुखासियत को एक बीमारी हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मेंबर आते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, तो इससे ये ठीक हो जाते हैं। इसके कारण इन्होंने 1717 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया था, जहाँ पे अंग्रेजों को काफ़ी इन्होंने छूट दे दिया था, तो इसीलिए इसको हम लोग शाही फरमान के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी का क्रम बताइए। देखिए बंगाल का सबसे पहले राजधानी आपका हुआ करता था ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गए थे आपके मुर्शिद को लिखा। उसके बाद आपका मुंगेर लेके गए थे मीर कासिम के द्वारा। तो ये आपका क्रोनोलॉजी हो जाएगा बंगाल की राजधानी का, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो तुलसीदास जो थे ना, ये बाबर के समकालीन थे। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये अवधी भाषा के ये जानकार थे। इनसे कुछ बुक के नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा जो कि सारे लोग पढ़ते हैं, गीतावली हो जाएगा, रामलला, विनय पत्रिका, ये सारी जो पत्रिकाएँ हैं ना, ये आपके तुलसीदास की हो जाएंगी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1909 का एक मार्ले मिंटो अधिनियम आता है, जहाँ पे मार्ले जो होते हैं वो भारत के सचिव होते हैं और मिंटो द्वितीय जो है ये आपके भारत के उस समय के वायसराय होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे सांप्रदायिक आपत्ति के अनुसार जो है पहले पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था मुसलमानों के लिए, इसलिए इनको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पे ताजमहल के बारे में पूछा गया है, जो कि 1983 को यूनेस्को के साइट में यहाँ पे शामिल किया गया था। बात अगर हम लोग यूनेस्को की करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत इसमें शामिल कब होता है, तो 1982-83 में भारत यहाँ पे शामिल होता है। इसको से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक अमूर्त वाला क्षेत्र होता है, दूसरा आपका मूर्त वाला क्षेत्र होता है। अमूर्त उसे कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो अमूर्त में भारत में टोटल जो है यहाँ पे 43 साइट शामिल है और 43वां आपका मोइदम हो जाएगा, जो कि अहोम जनजाति का टीला था, और ये आपका 2024 में इसको शामिल किया गया था, जो कि आपका 46 नंबर का जब यूनेस्को का सम्मेलन होता है भारत में पहली बार नई दिल्ली में, तो उसी वक्त मोइदम को यहाँ पे शामिल किया जाता है। दूसरा यहाँ पे मूर्त वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे छू नहीं सकते, जिसको बस महसूस कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना भारत के यहाँ पे टोटल 15 ऐसे साइट है जो कि शामिल किए गए हैं। तो 15वां नंबर का यहाँ पे गरबा हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व संस्कृति भाषा में सर्वप्रथम किस अभिलेख को जारी किया है। देखिए भारत में विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख आपका था जूनागढ़ का अभिलेख, जिसको हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका रुद्रदामन का हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि गुजरात में एक सुदर्शन झील था, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया इसी अभिलेख में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया। देखिए यहाँ पे केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करने की बात की गई है, जो कि आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कांग्रेस के टोटल 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किए थे। एक तो आपका 1906 का हो जाएगा, जहां पे उन्होंने स्वराज की मांग की थी। बाकी आप लोग 2 अधिवेशन बताइएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका ही बेनिफिट हो यहाँ पे। तो दादा भाई नौरोजी के यहाँ पे निजी सचिव पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा भिखाजी कामा, जिनको भारतीय यहाँ पे क्रांति के जननी या फिर माता के रूप में इनको जाना जाता है। इनसे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट, जो कि आपका जर्मनी था, वहाँ पे उन्होंने झंडा को फहराया था। तो विदेशी सरजमी पे पहली बार झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो वो आपका भिखाजी कामा के द्वारा 1907 में ही फहराया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बीपीएससी या फिर आपका बिहार के कोई भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे हुए परमाणु हमले में किस विस्फोटक रसायन का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जब दूसरा जो आपका विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो यहाँ पे जापान के द्वारा आपका जो यूएसए पर्ल हार्बर द्वीप था ना, यहाँ पे जापान के द्वारा हमला किया गया था। उसी के संदर्भ में जो है यूएसए के द्वारा 2 हमले किए गए थे आपके जापान पे। पहला आपका 6 अगस्त 1945 को किया गया था हिरोशिमा पे। तो ये जो आपका किया गया था ना, तो यहाँ पे किस रसायन का यूज किया गया था, तो यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। दूसरा आपका किया गया था 9 अगस्त 1945 के, और यहाँ पे आपका यूज किया गया था प्लूटोनियम 239 का।
तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरमुडा त्रिकोण किन देशों को जोड़ता है और यह कहाँ पे अवस्थित है। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जो आपका बरमुडा त्रिकोण है ना, ऊपर तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बरमुडा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका प्यूर्टो रिको हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका फ्लोरिडा हो जाएगा। तो ये आपका फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको तीनों को जोड़ता है और ये आपको उत्तरी अमेरिका के तट पे देखने को मिलता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। तो देखिए आपका जो पूर्वी भारत है ना, यहाँ पे असम और जो पश्चिम बंगाल के बीच के जो सीमा बनाती है ना, इसको हम लोग कहते हैं संकोच नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका वर्णन किया गया है डीपीएसपी का आर्टिकल 37 में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, वो आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से ग्रहण किया। भाग 4 के अंतर्गत आपका 36 से लेके आर्टिकल आपका 51 तक का डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की तांबा की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए तांबा की राजधानी के रूप में विश्व में जाना जाता है आपको चिल्ली को। चिल्ली में एक खान है चुक्की माता की खान, जो कि तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह निर्धारित किया था कि डीएनए की संरचना द्विजुक बहुलक है। तो यहाँ पे डीएनए का जो संरचना वाला जो संकल्प है, जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करने का देखिए दिया गया है। पहला यहाँ पे एहोल अभिलेख है, तो एहोल आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया था। दूसरा आपका मंदसौर हो जाएगा यशोवर्मन, जो कि मालवा क्षेत्र के ये राजा थे। तीसरा आपका ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा, जो कि मिहिर भोज प्रथम के का ये अभिलेख था। और चौथा आपका हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, जहाँ पे कलिंग नरेश से ये संबंधित था। उड़ीसा के ये खारवेल जो थे ना, उनसे इनका संबंध हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों में है। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी जल का विवाद पूछा गया है, जो कि आपका मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्यों के बीच में ये विवाद है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। यहाँ पे देखिए कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कि आपका रूस के सहयोग से किया गया था। आपका भारत में तमिलनाडु में ये अवस्थित है। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र अगर आपसे पूछा जाएगा या फिर सबसे नया संयंत्र पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र ही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गौरव रेल किन 2 देशों के बीच में चलती है तथा इसका संबंध भारत के किस राज्य में है। तो देखिए भारत गौरव रेल पूछा गया है, तो ये आपका भारत और नेपाल हो जाएगा, जो कि आपका अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा तो इसका संबंध आपका बिहार से हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस सम्मेलन के तहत किया गया था। तो ये आपका किया गया था 5 से 16 जून के बीच में 1972 में आपका स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। यहीं पे आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना होती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीना और सारंगी नामक वाद्य यंत्र को जोड़ के सितार बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए सितार बनाने का जो श्रेय है ना, ये आपका अमीर खुसरो को दिया जाता है। यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि तबला और मुकरी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है। और ये टोटल 8 राजाओं के ये दरबार में इन्होंने काम किया था। सबसे पहली बात है ये बलबन के दरबार में आते हैं, सर्वाधिक टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते हैं और इनके द्वारा इनको तृतीय हिंद की उपाधि दिया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था, ध्यान रखिएगा ये आपके इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध होता है, आप कब होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वहीं पे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, यहीं पे इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन नामक घटना में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एचआरई की स्थापना आपका 1925 में होता है, जहाँ पे सचिंद्र सानियार और राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ अन्य भी व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की जाती है। इन एक प्रकार के क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों का यही एक उद्देश्य होता था कि हम लोग गोली बंदूक जो भी है ना उसका हम लोग यूज करके देश को आज़ाद दिलाए। बट इनके पास ये सब था नहीं, ये सब संसाधन था नहीं, तो इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था 1925 में, जो कि आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाएगा। 1925 का ये घटना था जहाँ पे 29 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। 29 में से यहाँ पे 4 लोगों को फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। पहला यहाँ पे राजेंद्र लोहड़ी हो जाएंगे, दूसरा अशफाक उल्लाह हो जाएंगे, तीसरा रोशन सिंह और चौथा
था यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ध्यान रखिएगा। तो बाद में जो HRA है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके बाद आपका HSRA की स्थापना 1928 में किया जाता है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विषाक्तन रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मुख्यतः प्रभावित करता है। देखिए ऑक्सीजन का जो वहन है ना इसको प्रभावित करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये ब्लड में जब घुलता है ना तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को फ्लो करवाता है एक से दूसरी जगह पे। तो ये ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है ना उसी को ये रोक देता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकम, रेक्टम और कोलम मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो ये आपका हो जाएगा बरियात का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति के द्वारा कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने की सलाह दी गई थी। देखिए कमजोर जितने बैंक थे ना उसको बताया गया था कि आप लोग इसको बड़े बैंक को या फिर मजबूत बैंक में इसको मर्ज कर दीजिए। ये सलाह दिया गया था आपका नरसिम्हन समिति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही कथन को चुनने के लिए बोला गया है। पहला यहाँ पे लाल रक्त का तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग से कम होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा गया है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि बिहार में जो आपका विक्रमशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको ध्वस्त करने का कार्य दिया गया था बख्तियार खिलजी को। तो ये आपको दिया गया था। तो इसका जो वर्णन है ना ये आपका तबकाते नासिर जो कि मिनहाज सिराज का एक बुक है उसमें इसका वर्णन किया गया है सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में एक अलग राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा लाया गया था। देखिए भारत में एक अलग राष्ट्र मतलब पाकिस्तान का मांग की बात सबसे पहले बार विचार कब किया गया था, तो 1930 में चौधरी रहमत सिंह ने किया था। बाद में जाके 1940 में यहाँ पे लाहौर अधिवेशन होता है जहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार क्रांति और अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए सदाबहार क्रांति पूछा गया है तो बागवानी से हो जाएगा, वहीं पे अमृत क्रांति का संबंध आपका नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलारीपट्टू नामक मार्शल आर्ट का संबंध किस देश से है। कलारीपट्टू पूछा गया है तो ये आपका भारत हो जाएगा और भारत के अंतर्गत ये केरला के अंतर्गत ये मार्शल आर्ट है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कब और किसके द्वारा किया गया। तो ये आपका किया गया था 1952-53 में नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और किसके समय की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बताया गया था कि 1774 में यहाँ पे कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा जिसके यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे MP। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही किया गया था 1774 में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा कब और किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस मसौदे को यहाँ पे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आयकर किस गवर्नर के द्वारा यहाँ पे किया गया था और यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को बर्मा से कब अलग किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा। देखिए भारत को बर्मा से अलग करने का घोषणा किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा और 1937 में भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिदम्बरम पोर्ट के नाम से चेन्नई में किस बंदरगाह को जाना जाता है। तो ये आपका तूतीकोरिन बंदरगाह को जाना जाता है जो कि आपका चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि किस कर को लागू करने के बाद केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा GST। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि GST को सबसे पहले बार कब लागू किया गया था और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के कवि प्रेमचंद्र की अंतिम रचना क्या है। यहाँ पे अंतिम रचना पूछा गया है। तो वैसे तो इनका बहुत सारा रचना था, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। इनकी सबसे अंतिम रचना यहाँ पे मंगलसूत्र हो जाएगा जिसको इन्होंने आधा अधूरा ही लिखा था। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इसका पूरा कार्य जो है अमृतराय इनके बेटे के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगलसूत्र। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पड़ोसियों से संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में किसकी सिफारिश पे किया गया था। तो ये आपका केसी नियोगी के सिफारिश में योजना आयोग का यहाँ पे स्थापना किया गया था। बाद में योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता 1 जनवरी 2015 को। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फजीसम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था मुसोलिनी के द्वारा। वहीं पे अगर आपसे नाजीवाद पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपका हिटलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जो जल संधि है ना, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी को ये आपका अटलांटिक महासागर से अलग करती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवरत योजना कब और किसके द्वारा चलाया गया था। इसको आपको चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्षा ऋतु में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए बिहार में जो वर्षा ऋतु में डांस किया जाता है, एक तो आपका कजरी नृत्य हो जाएगा और दूसरा आपका झिंझिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरवाल और गद्दी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपके ये ट्राइब्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप त्यौहार कहाँ और किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये आपका लक्षद्वीप में ही आयोजित किया गया है। वैसे लक्षद्वीप जो है ना वो 36 द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत विषुवतीय जलधारा की प्रकृति, इनका नेचर क्या होता है। तो ये एक प्रकार की गर्म जलधारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट, भोरघाट और थालघाट नामक दर्रे उत्तर से दक्षिण में ये क्रम में सजाने की बातें किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र वाला एरिया में सबसे ऊपर यहाँ पे थालघाट, फिर यहाँ पे भोरघाट, उसके बाद केरला वाले एरिया में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको पालघाट देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ पे हुआ था और इसका श्रेय किसको दिया जाता है। सबसे पहली बार 1856 में एथेंस में आधुनिक काल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसका श्रेय आपको पियरे डी यहाँ पे कुबर्तियन को दिया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार किया गया था। ये आपका स्वीकार किया गया था 2005 में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। बाद में जाके 31 अक्टूबर 2021 को जब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब लद्दाख और जब जम्मू कश्मीर आता है ना तो ये दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाता है। वर्तमान में भारत में टोटल एकल नागरिकता ही हमें देखने को मिलता है और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ना ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये आपका 1951 में किया गया था। वैसे भारत में रेलवे शुरुआत कब होता है तो 1853 में होता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और पहला रेलवे जो था ये आपका मुंबई से थाने के बीच में चलता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में अशोक के द्वारा किन 2 स्तूपों की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे धर्मराज स्तूप और धमेक स्तूप, तो दोनों की स्थापना यहाँ पे किया गया था आपके सारनाथ में अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों का प्रतिशत क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सूर्य में जो होता है ना वो हाइड्रोजन का परसेंटेज लगभग 73%, वहीं पे हीलियम आपका लगभग 25% के आसपास होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस किस हार्मोन को कहा जाता है और ये कहाँ से निकलता है। तो ये कहा जाता है आपको मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि आपका पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जो कि आपका दिमाग में पाया जाता है और मतलब आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसी हार्मोन को हम लोग हार्मोन ऑफ डार्कनेस के रूप में जानते हैं और इसी हार्मोन के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है लोगों को। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम और रोम क्रमशः किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए यहाँ पे रैम और रोम के बारे में पूछा गया है। तो रैम तो एक प्रकार का अस्थायी हो जाएगा, रोम यहाँ पे आपका अस्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सौर ऊर्जा पे चलने वाला भारत का पहला यूटी यहाँ पे आपका हो जाएगा दमन और दीप हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी। तो ये आपका 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहाँ पे उन्होंने भारत की जो समस्या थी ना उस वक्त उनका निदान के लिए उन्होंने समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से ऐसे 3 सम्मेलन हैं जो कि बिहार के अंदर हुए थे। पहला तो आपका 1912 का आपका बागीपुर का अधिवेशन हो जाएगा, जो कि 27वां नंबर का अधिवेशन था। आर सी मधुरकर इनकी अध्यक्षता किए थे। दूसरा यहाँ पे 1922 का गया में हो जाएगा CR दास के द्वारा और तीसरा आपका 1940 में रामगढ़ हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो तीनों का तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा देशी रियासतों के शासकों को मान्यता समाप्त करके उनकी पेंशन को समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए संविधान संशोधन आपका 26वां नंबर का होता है 1971 में इंदिरा गांधी के समय में। यहाँ पे देशी रियासत के जो भी राजा थे ना, इनकी मान्यता को समाप्त करके उनके पेंशन को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो कीबोर्ड तो आपका इनपुट हो जाएगा, माउस भी हो जाएगा, स्कैनर भी हो जाएगा, लेकिन प्रिंटर और जो मॉनिटर है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का वह लोक नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका भांगड़ा डांस हो जाएगा। अगला है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था, तो ये दिया गया था आपका वी.ए. स्मिथ के द्वारा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनके किस बुक में इन्होंने भारत का नेपोलियन इनको कहा है, तो आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस कब और किसकी जयंती भी मनाया जाता है, तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपका 100 क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और जितने भी आपके PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।